The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो क्वांटम केमिस्ट्री को डायरेक्टली थर्मोडायनामिक्स के साथ कनेक्ट करती है। इसका मतलब आप लोग मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर चीज़ों को पढ़ते हो और थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन। इस कोर्स की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए जिनकी हेल्प से आप लोग W कैलकुलेट कर सकते हो। इन टोटल मैंने वहाँ पर आपको 5 फॉर्मूलेज याद करवाए। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी 2 थ्योरीज, एनसेम्बल हाइपोथेसिस और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एनसेम्बल हाइपोथेसिस के अंदर आप लोगों ने कैनोनिकल की बात की, ग्रैंड कैनोनिकल की बात की और माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल की बात की। उसके बाद बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन किया पार्टीशन फंक्शन का और उसके बाद पार्टीशन फंक्शन के आपने कुछ फीचर्स को पढ़ा। फीचर्स को पढ़ने के बाद आप लोग हर एक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे थे और अभी तक आप लोग वाइब्रेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग, ट्रांसलेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग अपने वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन को और ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन को डिटरमाइन कर चुके हो। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रोटेशन पार्टीशन फंक्शन को स्टार्ट किया था। आज इस क्लास में वहीं से कंटिन्यू पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है आपका पार्टीशन फंक्शन फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन और क्या होता है आपका पार्टीशन फंक्शन फॉर पैरा हाइड्रोजन। और उससे पहले जानेंगे कि आखिर ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 10 of Statistical Thermodynamics. अभी तक हम लोग 9 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जा सकते हो। वहाँ पर मैंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ से आप लोग स्टार्टिंग से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लास्ट क्लास से मैंने बात की थी रोटेशन पार्टीशन फंक्शन की और मैंने अपने एक्सप्रेशन तक पहुंच गया था और उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को और कहा था कि आज इस क्लास के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। आज मैं आपको क्या कराऊंगा, आज मैं रोटेशन पार्टीशन फंक्शन थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको एक साथ करा दूंगा। तो लास्ट क्लास में आपके पास जो एक्सप्रेशन निकले थे क्यू की रोटेशन के, वो आपको एज इट इज याद होने चाहिए। उन्हीं के बेस के ऊपर मैंने आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस दिए थे। अगर आपने लास्ट क्लास ध्यान से देखी होगी तो आप उन सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो मैं उन क्वेश्चन को जल्दी ही करवा दूंगा। इस टॉपिक के बाद मैं वो क्वेश्चन भी ले लूंगा और उसके बाद मैं इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन ले लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रोटेशन स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल। आज हम लोग वहीं से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके पास कितनी रोटेशन स्टेट होती है, क्या होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, क्या होता है पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए आपके पास क्या पार्टीशन फंक्शन निकल कर आएगा और पैरा हाइड्रोजन के लिए आपका पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। उन सभी चीजों की बात हम लोग करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, अगर आप लोग रोटेशन स्टेट की बात कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको अपने मॉलिक्यूल की न्यूक्लियर स्पिन को इंक्लूड करना पड़ेगा। आपका अगर मॉलिक्यूल रोटेशनल एंड स्टेट के अंदर है, अगर वो स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस के ऊपर, वो रोटेट कर रहा है, उस केस के अंदर उसकी अपनी रोटेशनल स्टेट होगी। अगर मैं वहां पर न्यूक्लियर स्पिन को इंक्लूड कर दूं तो उस केस के अंदर आप लोग अपनी रोटेशनल स्टेट को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। पहली क्या होती है ऑर्थो हाइड्रोजन, दूसरी क्या होगी पैरा हाइड्रोजन। अगर मैं मॉलिक्यूल क्या ले लेता हूं, H2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं तो रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूल लेकर चलेंगे H2। उसके बाद आप लोग बाकी मॉलिक्यूल्स की भी सारी चीजें निकाल सकते हो। तो बाकी मॉलिक्यूल्स के आप लोग खुद निकालना। H2 का मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग निकालते हो और प्रोसेस को एकदम अच्छे से सीखेंगे कैसे आप लोग निकालते हो। उसके बाद आप लोग बाकी सभी मॉलिक्यूल्स का आराम से निकाल पाओगे। तो हम समझते हैं कि चलिए क्या होती है रोटेशनल स्टेट ऑफ H2 मॉलिक्यूल। देखिए इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम आर स्पिनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आपके पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 एटम है, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, मिलकर क्या बनता है आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और दोनों हाइड्रोजन की अपनी खुद की क्या होगी न्यूक्लियर स्पिन होगी। ये भी रोटेट कर रहा होगा और ये भी रोटेट कर रहा होगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो इनको आप लोग क्या बोलते हो ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हो। लेकिन अगर एक इधर घूम रहा है दूसरा इधर घूम रहा है तो इस केस में आप इसे क्या बोलोगे पैरा हाइड्रोजन बोलोगे। अगर दोनों एटम की न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोजन हो जाएगा और अगर उनकी न्यूक्लियर स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में तो उस केस में वो क्या हो जाएगा पैरा हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी कि आपके पास 2
तरीके के मॉलिक्यूल होंगे अगर आप लोग न्यूक्लियर स्पिन को भी इंक्लूड करोगे, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। इफ बोथ न्यूक्लियाई आर स्पिनिंग इन सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन, एंड इफ बोथ द न्यूक्लियाई आर स्पिनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोजन, जो मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू बताया भी हुआ है। मान लीजिए आपके पास दोनों जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो सब लोग क्या बोलते हो, ऑर्थो हाइड्रोजन ही बोलते हो, और इसको आप लोग सिमेट्रिक भी बोलते हो। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक का काफी ज्यादा यूज होने वाला है, तो ध्यान दीजिए कि जो आपका ऑर्थो हाइड्रोजन है वो आपके पास सिमेट्रिक होता है, ऑर्थो हाइड्रोजन सिमेट्रिक होता है। आगे आने वाली क्लास के अंदर जहां मैं सिमेट्रिक बोलूंगा आप समझ जाना कि मैं ऑर्थो हाइड्रोजन की ही बात कर रहा हूं, जहां मैं एंटी सिमेट्रिक बोलूंगा वहां समझ जाना कि मैं पैरा हाइड्रोजन की ही बात कर रहा हूं। तो अगर आपके जो हाइड्रोजन एटम है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेंगे तो उस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कोई नया वर्ड नहीं है, आप इसे यूज करते हुए आए हो। मान लीजिए किसी एक एनर्जी स्टेट के अंदर अगर आपको दो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और आपके वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ आपने फिल कर दिए, तो इस केस में आप लोग क्या बोलते हो, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे, क्या आपके पास क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर यही दो इलेक्ट्रॉन आपके पास अपोजिट स्पिन में होंगे तो इस केस में आप लोग क्या बोलोगे कि आपके पास ये स्टेट कैसी है, एंटी सिमेट्रिक स्टेट है, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पिन क्या है, अपोजिट है। सेम उसी तरीके से यहां पर मैंने क्लासिफाई किया हुआ है, अगर आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो सिमेट्रिक होता है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो उनका एक नया नाम और दे दिया कि अगर सेम में कर रहे हैं तो सिमेट्रिक है, साथ में साथ क्या है, वो ऑर्थो हाइड्रोजन है। अगर अपोजिट में कर रहे हैं तो वो पैरा, अगर वो अपोजिट में कर रहे हैं तो एंटी सिमेट्रिक तो है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, पैरा हाइड्रोजन का नाम दे दिया। सिर्फ नाम बढ़ाया है, बाकी सब चीजें क्या है, वही है। अब आपके पास जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर आपने हाइड्रोजन के गैस भरी हुई है, तो उस हाइड्रोजन गैस के अंदर आपके पास क्या होंगे, H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर से कितनी आपके पास ऑर्थो फॉर्म होती है, कितनी आपके पास पैरा फॉर्म होती है। जो आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है, दो हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड में मूव कर रहे हैं या फिर अपोजिट साइड के अंदर मूव कर रहे हैं, यानी कि वो ऑर्थो है या फिर पैरा है। और अगर आपके पास ऑर्थो है तो वो कितनी है, पैरा है तो वो कितनी है, इनका रेशो क्या होता है, उन चीजों के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। आपके सामने मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन दैट वेरीज विद टेम्परेचर। उनका जो कंपोजिशन है वो टेम्परेचर के ऊपर चेंज करता है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के आपके पास क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता जाऊंगा तो उनकी कंपोजिशन के अंदर पैरा और ऑर्थो का जो आपके पास अमाउंट है वो भी वेरी करता हुआ जाएगा। एट 0 डिग्री टेम्परेचर मेनली पैरा हाइड्रोजन एग्जिस्ट। अगर आपका टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैरा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि आपके पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उनके दोनों जो हाइड्रोजन एटम है वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है उन सब केस के अंदर आपके पास जो एटम है वो अपोजिट स्पिन के अंदर मूव कर रहे होंगे। एट द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू लिक्विफिकेशन ऑफ एयर द रेशो इज 1:1। जैसे ही आप लोगों ने 0 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाया और आप पहुंच गए लिक्विफिकेशन ऑफ एयर वाले टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो ऑर्थो कंपोजिशन है और पैरा कंपोजिशन है उनका रेशो क्या होता है, 1:1 होता है। एंड एट रूम टेम्परेचर, अगर आप लोग टेम्परेचर को और इंक्रीज करोगे और आप लोग रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाओगे, उस केस में आपका ऑर्थो एंड पैरा रेशो क्या होता है, 3:1 हो जाता है। उसके बाद आप टेम्परेचर को कितना भी इंक्रीज कर लो, रेशो सेम रहेगा, 3:1 ही रहेगा। 0 डिग्री पे सिर्फ और सिर्फ पैरा है, ऑर्थो है ही नहीं। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, आप उस एयर के लिक्विफिकेशन टेम्परेचर तक पहुंच गए, उस केस के अंदर आपका जो रेशो है ऑर्थो और पैरा का क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। टेम्परेचर को और इंक्रीज करोगे तो आपके पास आएगा रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके पास रेशो क्या होता है, 3:1 होता है। यानी कि आपके पास ऑर्थो वाली फॉर्म 3x में होगी और आपके पास पैरा वाली क्या होगी, 1x के अंदर होगी, यानी पास जो ऑर्थो है वो 3 टाइम ज्यादा होगी पैरा से। रेशो आपको यहां पर याद करना है 3:1, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, आज की क्लास के अंदर ही करेंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहिए गाइस। इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका ऑर्थो और पैरा रेशो क्या होता है, 3:1 होता है। लेकिन आपको ये तीनों बातें याद रखनी है, पेपर में पूछा था गेट के अंदर कि अगर आपके पास टेम्परेचर लिक्विफिकेशन ऑफ एयर के बराबर है तो उस केस के अंदर ऑर्थो और पैरा का रेशो क्या है, 1:1 है, 0:1 है, 3:1 है, या फिर क्या, इस तरीके आपको क्वेश्चन दिए हुए थे और आपसे वहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपके पास ये क्वेश्चन नेट के अंदर भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 0 केल्विन के ऊपर कौन सी फॉर्म है, रूम टेम्परेचर के ऊपर कौन सी फॉर्म है, या फिर उसका रेशो कितना होता है। अब जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको पहले आप समझिए और उसके बाद आप लोग यहाँ पर कुछ भी, अगर आप लोग यहाँ पर नोट्स को देखकर लिख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखकर लिख रहे हो तो लिखना छोड़िए। अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसको आपको समझना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई H2 का मॉलिक्यूल है,
इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कि दो क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, एक हाइड्रोजन एटम ये रहा। दोनों हाइड्रोजन एटम की अपनी खुद की क्या होगी, न्यूक्लियर स्पिन होगी। मैं बात क्यों कर रहा हूं न्यूक्लियर स्पिन की, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं कि आपकी रोटेशनल स्टेट कितनी है। रोटेशनल स्टेट तभी एग्जिस्ट करती हैं जब आप लोग मॉलिक्यूल के अंदर दिए गए एटम की न्यूक्लियर स्पिन को इंक्लूड करोगे। तो इसीलिए मैं यहां पर न्यूक्लियर स्पिन ले रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन की वजह से ही आपकी ऑर्थो और पैरा स्टेट जनरेट हुई है, राइट। तो मान लीजिए इस हाइड्रोजन एटम की जो न्यूक्लियर स्पिन है उसको मैं क्या बोल देता हूं, आई बोल देता हूं। इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, इसको आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हो, किस तरीके से आप लोग इसको निकालते हो। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताकर चलूंगा कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसकी आई वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। ये मैं आपको यहां पर बताकर चलूंगा। लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीजें हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। और हम वहां पर पढ़ने वाले हैं कि अगर आपकी न्यूक्लियर स्पिन 1 होगी तो उस केस के अंदर आपके पास ओवरऑल स्पिन स्टेट क्या हो जाती है, 2i+1 हो जाती है। ये चीज भी हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, यहां पर डायरेक्टली उसका यूज करेंगे। उसी केस के अंदर जो आपके पास सेकंड हाइड्रोजन है, इसकी भी स्पिन क्या होगी, 1 होगी, और इसकी भी ओवरऑल स्पिन स्टेट क्या हो जाएगी आपके पास, 2i+1 हो जाएगी। अब आपको टोटल स्टेट निकालनी है, तो आपको दोनों एटम की कोरस्पोंडिंग जो स्टेट निकली थी उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और वेव के अंदर आपके पास जब भी कोई दो वेव मिलती है, यानी कि कोई भी आप लोग फंक्शन की बात करते हो, वेव फंक्शन की बात करते हो, पार्टीशन फंक्शन की बात करते हो, तो आपको पता है कि वो कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होते हैं। तो अगर आपको इन दोनों एटम की कोरस्पोंडिंग स्टेट आपको पता है और आपको अगर टोटल स्टेट निकालनी है, तो दोनों के स्टेट को क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। सेम उसी तरीके से अगर आप न्यूक्लियर स्पिन को इंक्लूड करोगे तो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट क्या होती है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होती है। तो पूरे मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, 2i+1 यहां से और 2i+1 यहां से क्या हो जाएगी, 2i+1 इंटू में 2i+1 इक्वल्स टू 2i+1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास टोटल रोटेशनल स्टेट निकल गई है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 2i+1 होल स्क्वायर। अब इन टोटल के अंदर से कितनी आपके पास सिमेट्रिक है, कितनी आपके पास एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि कितनी आपके पास ऑर्थो वाली फॉर्म है, कितनी आपके पास पैरा वाली फॉर्म है। ऑर्थो का मतलब सिमेट्रिक होता है, पैरा का मतलब एंटी सिमेट्रिक होता है। इसको मैं आज पूरी क्लास के अंदर बोलने वाला हूं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। सिमेट्रिक का मतलब ऑर्थो वाली फॉर्म, एंटी सिमेट्रिक का मतलब आपके पास पैरा वाली फॉर्म। तो इस 2i+1 होल स्क्वायर स्टेट के अंदर से आपके पास जो सिमेट्रिक होती हैं वो आपके पास कितनी होती है, 2i+1 इंटू में i+1, और जो आपके पास एंटी सिमेट्रिक स्टेट होती है वो आपके पास कितनी होती है, 2i+1 इंटू में i। यहां पर सिमेट्रिक को एक वेटेज फालतू मिला हुआ है, यहां पर क्या है, i+1 है, और यहां पर क्या है, i है। ये एक वेटेज एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि जो आपकी ग्राउंड स्टेट होती है उसको आप लोग जनरली सिमेट्रिक कंसीडर करते हो। जो आपकी ग्राउंड स्टेट है वो सिमेट्रिक ही होती है और वो हर मॉलिक्यूल में होगी, इसीलिए सिमेट्रिक को एक्स्ट्रा वेटेज आपको दी गई है। अब सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो, बीटा एस से रिप्रेजेंट करते हो। आप लोग स्पिन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो बीटा से। अगर वो सिमेट्रिक है तो एस लगा दोगे, एंटी सिमेट्रिक है तो वो आप ए लगा दोगे। इसका मतलब बीटा ए रिप्रेजेंट करेगा एंटी सिमेट्रिक को, बीटा ए रिप्रेजेंट करेगा एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्टेट को, एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को, और बीटा एस रिप्रेजेंट करेगा आपके पास सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट को। मैं लिख नहीं रहा हूं, बीटा ए आपके पास ये है, बीटा एस आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिमेट्रिकल न्यूक्लियर स्टेट आपके पास रिप्रेजेंट करेगा बीटा ए। तो आपके पास जो टोटल स्टेट निकल कर आई है वो है 2i+1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर से 2i+1 इंटू में i+1 कैसी होती है, एंटी आपके पास सिमेट्रिक होती है, और 2i+1 कैसी हो, i इंटू में कैसी होती है, आपके पास एंटी सिमेट्रिक होती है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आने वाला है, 2i+1 का होल स्क्वायर ही निकल कर आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर से ही आप लोगों ने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है। तो याद रखिएगा, टोटल न्यूक्लियर स्पिन स्टेट 2i+1 का होल स्क्वायर, इसके अंदर से 2i+1 इंटू में i+1 सिमेट्रिक, 2i+1 इंटू में i एंटी सिमेट्रिक होती है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब पैरा है, सिमेट्रिक का मतलब ऑर्थो है, ये भी चीज भी आपको पता है। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं यहां पर वो ये है कि आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दो इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन एटम होते हैं, इसकी कोरस्पोंडिंग भी स्टेट होगी 2i+1, इसकी कोरस्पोंडिंग स्टेट कितनी होगी, 2i+1। न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की बात कर रहा हूं। अगर मैं दोनों की बात करूंगा साथ में तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टोटल स्पिन कितनी निकल कर आएगी आपके पास, 2i+1 का होल स्क्वायर निकल कर आएगी। इसके अंदर से आपके पास जो सिमेट्रिक होती है, जो बीटा एस होती है, जो ऑर्थो हाइड्रोजन होती है, ये आपके पास कितनी है, 2i+1 इंटू में i+1, और जो एंटी सिमेट्रिक होती है, जो बीटा ए होती है, जो पैरा हाइड्रोजन होती है, ये आपके पास कितनी है, 2i+1 इंटू में i। इस चीज को आपको याद करना है।
टोटल स्पिन स्टेट कितनी है 2i+1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर जो सिमेट्रिक वाली है, सिमेट्रिक बोल सकता हूं, बीटा एस बोल सकता हूं, ऑर्थो हाइड्रोजन बोल सकता हूं, ये कितनी हो गया मेरे पास 2i+1 इंटू में i+1। और जो आपके पास एंटी सिमेट्रिक होती है बीटा ए बोल सकता हूं, पैरा हाइड्रोजन भी बोल सकता हूं, ये कितनी हो गया मेरे पास 2i+1 इंटू में आई होगी। ये आपको अगर यहां पर आप लोग आई की वैल्यू को पुट करोगे तो आप लोग चेक कर सकते हो कि जो आपका रेशो निकल कर आएगा ऑर्थो हाइड्रोजन का और पैरा हाइड्रोजन को कितना निकल कर आएगा मेरे पास 3:1 निकल कर आएगा। हाइड्रोजन के केस के अंदर जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे पास हाफ होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो आई वैल्यू होती है वो हाफ होती है। अगर उस आई वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा इस फॉर्मूले में तो कैसे पुट करूंगा 2 इंटू में 1/2+1 इंटू में 1/2+1 आपके पास निकल कर क्या आएगा 3 निकल कर आ जाएगा। उसी केस में आपके पास जो एंटी सिमेट्रिक है जो पैरा हाइड्रोजन है उसी कैसे निकालोगे आप लोग 2 इंटू में 1/2+1 इंटू में 1/2 ये कितना निकल कर आएगा पास 1 निकल कर आएगा। तो रेशो आप लोग यहां पर देख सकते हो 3:1 ही आपके पास निकल कर आया है। तो जितना रेशो था वो भी आपको याद करना है कि 0 केल्विन के ऊपर आपके पास सारी की सारी पैरा फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। टेम्परेचर को बढ़ाओगे आप लोग पहुंच जाओगे लिक्विफिकेशन ऑफ एयर वाले टेम्परेचर के ऊपर, उस केस के अंदर ऑर्थो और पैरा रेशो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। टेम्परेचर को अगर आप लोग और इंक्रीज करोगे आप लोग पहुंचोगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, उस केस के अंदर आपके पास ऑर्थो और पैरा रेशो क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। उसके बाद आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियर स्पिन क्या है आपके पास 2i+1 है, इसकी क्या है 2i+1 है। जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो टोटल स्पिन स्टेट कितनी हो जाएगी पास 2i+1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। इस टोटल स्पिन स्टेट के अंदर से आपके पास जो सिमेट्रिक वाली है आपके पास जो ऑर्थो हाइड्रोजन वाली फॉर्म है वो कितनी है 2i+1 इंटू में i+1। वहीं जो एंटी सिमेट्रिक वाली है जो पैरा हाइड्रोजन वाली है वो कितनी है 2i+1 इंटू में i। ये बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं और ये सारी बातें आपको पता होंगी तब आप लोग बड़े इजीली लिख पाओगे पार्टीशन फंक्शन फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पार्टीशन फंक्शन ऑफ पैरा हाइड्रोजन। कैसे लिखते हो उसकी बात कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर, लेकिन जो मैंने अभी तक आपको बताया है उसको मैंने यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे के अंदर लिखा हुआ है ताकि आपको बाद में समझने में भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसको एक बार यहाँ पर मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। A nuclei with spin I contains 2i+1 state. In H2 molecule, there are 2H nuclei. If nuclear spin corresponding to 1H atom is I, then in H2 molecule may be obtained as आपके पास H2 का मॉलिक्यूल है, H इसके पास है, H 2 आइटम के पास यहाँ पर क्या है HH है, 2i+1 इसकी 2i+1 इसकी, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्टेट क्या हो जाएगी आपके पास 2i+1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। एंड आउट ऑफ दीज 2i+1 होल स्क्वायर न्यूक्लियर स्पिन स्टेट 2i+1 इंटू में i+1 आपके पास सिमेट्रिकल होती है, 2i+1 इंटू में i पर क्या होती है एंटी सिमेट्रिक होती है। एक्स्ट्रा वेटेज इज गिवन टू सिमेट्रिकल स्पिन स्टेट बिकॉज ग्राउंड स्टेट इज जनरली सिमेट्रिक। वो बात भी मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद to determine the rotation partition function of mixture of ortho and para hydrogen we have to focus on electronic state corresponding to hydrogen and nuclear spin statistical weight। इस लाइन को समझना जरूरी है। क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दोबारा पढ़कर बोलता हूं। To determine the rotation partition function of mixture of ortho and para hydrogen, अगर आपको रोटेशन पार्टीशन फंक्शन डिटरमाइन करना है ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए और पैरा हाइड्रोजन के लिए, वी हैव टू फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट corresponding to the hydrogen molecule and nuclear spin statistical weight। आपको न्यूक्लियर स्पिन स्टैटिस्टिकल वेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब न्यूक्लियर स्पिन स्टैटिस्टिकल वेट क्या होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि सिमेट्रिकल के पास कितनी होगी, एंटी सिमेट्रिकल के पास कितनी होगी, इसको आप लोग क्या बोलते हो स्टैटिस्टिकल वेट बोलते हो कि किसका वेट ज्यादा है किसका वेट कम है। तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा वेटेज इज गिवन टू सिमेट्रिकल स्पिन स्टेट बिकॉज ग्राउंड स्टेट इज जनरली सिमेट्रिक। तो अगर आपको ऑर्थो हाइड्रोजन का या फिर पैरा हाइड्रोजन का पार्टीशन फंक्शन अलग अलग से लिखना है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहली आपको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से मेरा मतलब क्या है, सीधा सीधा टर्म सिंबल से मेरा मतलब है कि अगर आपको मॉलिक्यूल का टर्म सिंबल पता है तो आपको उसकी यूज होगा तभी आप लोग उसके पार्टीशन फंक्शन को लिख पाओगे। तो टर्म सिंबल पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि उसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या है, जिस मॉलिक्यूल की आप लोग बात कर रहे हो उसकी न्यूक्लियर स्पिन आपको पता चल जाए और पता चल जाए कि उसका टर्म सिंबल क्या है तो आप लोग कंप्लीट वेव फंक्शन उसके कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन वहां पर आप लोग आराम से लिख पाओगे। कैसे लिखोगे उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप लोग अभी वीडियो को देखते हुए नोट्स बना रहे हो फिर कुछ और काम कर रहे हो तो उस काम को छोड़िए, लिखना बंद कर दीजिए। जो मैं बोल रहा हूं आप उसे जरूर समझिए पहले, उसके बाद ही आप लोग उसे लिखना। वैसे मैंने नोट्स के अंदर आगे उसको लिखा हुआ है अच्छे से, लेकिन अभी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखिए
अभी तक रोटेशन के अंदर आपने पढ़ा है कि जो आपका जीजे है वो 2j+1 होता है, जो आपका ईजे है वो बीजे इंटू जे प्लस वन होता है, जो आपका क्यू रोटेशन है वो आपने लिखा था 2j+1 e⁻ बीजे j+1 अपॉन में kt। ये आपका क्यू रोटेशन निकल कर आया था। आपने कैसे निकाला था इसको? डेफिनेशन से आपने वहां पर लिखा था। क्या डेफिनेशन थी? आपका क्यू क्या होता है? समेशन ऑफ जी आई e⁻ अपॉन में kt। इस डेफिनेशन का आपने यूज किया था और उसके बाद आप अपने इस पार्टीशन फंक्शन को वहां पर आप लोग लिख सकते थे। यहां पर लिखा था समेशन भी यहां पर आएगा, राइट? यहां पर क्या आएगा? समेशन भी आएगा। और जे की वैल्यू आपके पास कहां से कहां तक थी? 0 से लेके आप लोग इनफाइनाइट तक जे की वैल्यू को लिखते थे। तो ये आपके पास रोटेशन का पार्टीशन फंक्शन आया था। यहां पर आप लोग समेशन भी लगा लेना। नोट्स के अंदर यहां पर समेशन नहीं लगाया मिलेगा आपको नीचे। आप लोग नोट्स को जब डाउनलोड करोगे उसके बाद एक करेक्शन कर लेना कि यहां पर समेशन भी आएगा। इस समेशन के ऊपर आप लिखते थे कि j इक्वल टू 0 से कहां पर जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अभी अभी आपने कहा कि आपका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसकी रोटेशन स्टेट को आप लोग दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। आप लोग डिवाइड कर सकते हो ऑर्थो के अंदर और पैरा के अंदर। तो ये जो आपका क्यू रोटेशन है इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑर्थो भी है और इसके अंदर क्या है? पैरा भी है। आपको ये निकालना है कि ऑर्थो वाले कौन से हैं और पैरा वाले कौन से हैं, कि पैरा वाला क्यू रोटेशन क्या है और आपके पास ऑर्थो वाला क्यू रोटेशन क्या है। आपको दोनों ही कोरस्पॉन्डिंग अलग से क्या निकालना है? क्यू रोटेशन को निकालना है कि आखिर ऑर्थो वाला क्यू रोटेशन क्या है और पैरा वाला क्यू रोटेशन क्या है। तो उसको आप लोग कैसे निकालोगे कि यहां पर जो मेरी जे की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 0 से लेकर इन्फिनिटी निकल कर आएगी। तो आप लोग जो रिजल्ट जो आपका आएगा आज वो ये रिजल्ट निकल कर आएगा कि अगर आप लोग यहां पर जे को ओड लेकर चलते हो 1 3 5 7, अगर आप लोग जे की ये वैल्यू लोगे तो जो आप लोग यहां पर क्यू रोटेशन को लिख रहे हो कौन से लिखोगे आप लोग? जब आप ऑड को लोगे तो ऑर्थो के बारे में लिखोगे। यानी कि अगर आपको ऑर्थो हाइड्रोजन का पार्टीशन फंक्शन लिखना है, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन लिखना है, तो उस केस में आप लोग उसे बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, समेशन ऑफ 2j+1 इंटू में e⁻ बीजे j+1 अपॉन में kt। लेकिन जो आप लोग यहां पर j की वैल्यू लिखते हो वहां पर आप लोग 0 से इन्फिनिटी क्या लिख दोगे? 1 3 5 7, या फिर आप लोग सारी की सारी ऑड वैल्यू को लोगे। अगर आपको लिखना है क्यू रोटेशन फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन, ये कैसे निकली है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं आज की क्लास के अंदर। पहले आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट को याद कर लो, रिजल्ट आपको आराम से याद हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्यू रोटेशन लिखना है, अगर आपको क्यू रोटेशन लिखना है फॉर पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उस केस में क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा। क्या लिखोगे आप लोग? 2j+1 इंटू में e⁻ बीजे j+1 इंटू अपॉन में क्या? kt। और आप लोग जब यहां पर j की वैल्यू लिखोगे तो आप लोग यहां क्या लिखोगे? सारी की सारी इवन टर्म्स लिख दोगे। 0 2 4 से आप लोग यहां पर सारी की सारी टर्म्स लिख दोगे। उसके बाद अभी आपने कहा कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका ऑर्थो और पैरा का जो रेशो होता है वो कितना होता है? 3:1 होता है। यानी कि आपके पास जो ऑर्थो वाला है उसका कितना पार्ट रहेगा? तो वहां पर आपका रहेगा 3/4। टोटल कितना देखिए 3+1 आपके पास 4 हो जाएगा। तो आपके पास ऑर्थो का फ्रैक्शन कितना हो गया? 3/4। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है? 3/4 लगाना पड़ता है और यहाँ पर क्या लगा दोगे? 1/4 लगा दोगे। तो ये आपका सीधा पार्टीशन फंक्शन निकल गया ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए और पैरा हाइड्रोजन के लिए, जो हमारा आज की क्लास का रिजल्ट रहेगा। लेकिन रिजल्ट को याद रखना मुश्किल नहीं है, रिजल्ट आपको याद हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट हमने कैसे निकाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के अंदर वो आपसे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं देगा, वो आपको नाइट्रोजन भी दे सकता है, वो आपको N2 भी दे सकता है, वो आपको C2 भी दे सकता है, वो आपको B2 भी दे सकता है, वो आपको कोई सी भी गैस दे सकता है। तो आपको हर एक गैस के लिए क्यू रोटेशन निकालना पड़ेगा, ऑर्थो के केस के अंदर भी और पैरा के केस के अंदर भी। अगर आपका मॉलिक्यूल N2 का मॉलिक्यूल हुआ तो N2 के मॉलिक्यूल के अंदर भी दो आपके पास क्या है? नाइट्रोजन के एटम है। अगर ये दोनों नाइट्रोजन एटम सेम डायरेक्शन के अंदर स्पिन कर रहे हैं तो कैसे बोलोगे आप लोग? इसे ऑर्थो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलोगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो क्या बोलोगे? उसको आप लोग पैरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलोगे। तो जो हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ रहे हैं वो सेम चीजें आप लोग बाकी सब के लिए भी पढ़ोगे। डिफरेंस कहां पर आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा कि हर एक मॉलिक्यूल का टर्म सिंबल अलग है, हर एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियर स्पिन अलग है। अगर आपका न्यूक्लियर स्पिन अलग है, अगर आपका टर्म सिंबल अलग है, तो उस केस के अंदर आपके पास जो क्यू रोटेशन निकल कर आएगा वो भी आपके पास अलग तरीके से निकल कर आएगा। और उसी प्रोसेस को समझने के लिए आपको एक चीज दिमाग में डालनी पड़ेगी कि केमिस्ट्री के अंदर अगर कहीं भी जीरेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सिमेट्रिक, अगर कहीं भी सिमेट्रिक लिखा हो तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव, अगर कहीं भी पॉजिटिव लिखा हो तो उसका मतलब होता है इवन। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जीरेड, सिमेट्रिक, पॉजिटिव और इवन सेम टाइप का कैरेक्टर शो करते हैं। वहीं अगर कहीं पर अनजीरेड लिखा हो या फिर एंटी सिमेट्रिक लिखा हो, नेगेटिव लिखा हो या फिर ऑड लिखा हो, ये सब एक सेम कैरेक्टर को आपको बता रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर जीरेड, सिमेट्रिक, पॉजिटिव और इवन
एक टाइप का कैरेक्टर बताते हैं, वहीं अनजीरेड एंटी सिमेट्रिक, नेगेटिव और ऑड एक टाइप का कैरेक्टर दिखाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है या फिर कोई फंक्शन आपके पास ऐसा है जो आपके पास कैसा है, जीरेड है, अगर वो जीरेड है तो वो सिमेट्रिक भी है, वो पॉजिटिव भी है और वो क्या है, इवन भी है। ये चीज़ आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी अगर आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना है। ऑर्थो के लिए और पैरा के लिए अलग से आपको रोटेशन पार्टीशन फंक्शन लिखना है। कैसे निकालोगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपने अभी बोला है कि आपको अगर रोटेशन पार्टीशन फंक्शन लिखना है फॉर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन या फिर कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल गिवन होगा, वी हैव टू फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एंड न्यूक्लियर स्पिन स्टैटिस्टिकल वेट। तो इन दोनों का यूज करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का यूज करूंगा और न्यूक्लियर स्पिन का यूज करूंगा। उनको यूज करके हम लोग ये निकाल लेंगे ऑर्थो के लिए पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा और पैरा के लिए पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा। उसको समझने के लिए मैं आपको अभी समझाता हूं। सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का केस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का केस मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोग N2 के लिए ट्राई करना और खुद से निकाल कर देखना कैसे आप लोग उसे निकाल सकते हो। समझने की कोशिश करना। अगर आप लोग अभी कॉपी पेन लेकर लिख रहे हो तो बिल्कुल भी मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनो और यहाँ पर स्क्रीन पर देखो कि कैसे मैं इस चीज़ को यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपके पास दो चीज़ें होंगी, पहली क्या होगी, न्यूक्लियर स्पिन होगी, दूसरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगी। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का मतलब क्या है, टर्म सिंबल है। बाकी नाम के साथ यानी कि S2 मॉलिक्यूल की आपको टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं आपको डायरेक्ट लिखा हुआ दिखा रहा हूं कि उसका टर्म सिंबल क्या होता है। डायरेक्टली हम लोग यहां पर इसका यूज करेंगे। बाकी एग्जाम के अंदर आपको टर्म सिंबल नहीं देगा, आपको टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए, जिसको हम लोग सीखेंगे क्वांटम केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अगर आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इस हाइड्रोजन के अंदर क्या आपके पास हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं और अगर इसके पास न्यूक्लियर है तो उसकी क्या होगी, कोई ना कोई न्यूक्लियर स्पिन होगी। और हाइड्रोजन की न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है आपके पास, 1/2 होती है। ये वैल्यू भी मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, ये भी आपको पता निकालनी आनी चाहिए कैसे आप लोग इसको निकालते हो। ये सब भी हम लोग कहां सीखेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ही सीखेंगे। आपके पास जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर होती है उसकी आई वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब एक बात और समझो, अगर आपकी आई वैल्यू हाफ इंटीग्रल में है यानी कि वो 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, इस टाइप से है यानी कि वो हाफ इंटीग्रल में है, तो उस केस में आपका मॉलिक्यूल कैसा होता है, फर्मियोन होता है। अगर आपके इंटीग्रल की वैल्यू इंटीजर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस केस में जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, बोसॉन्स होता है। आपके पास 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल को आप 2 फॉर्म के अंदर डिवाइड कर सकते हो, फर्मियोन्स और बोसॉन। इस पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्टैटिस्टिकल के खत्म होते ही मॉलिक्यूल को स्टार्ट करेंगे और उसके वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फर्मियोन क्या होता है और बोसॉन क्या होता है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास कोई चीज, कोई भी मॉलिक्यूल फर्मियोन है तो उसका टोटल जो वेव फंक्शन होगा, जो टोटल वेव फंक्शन होगा कैसा होता है, वो एंटी सिमेट्रिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल्स फर्मियोन्स है तो उसका टोटल वेव फंक्शन, टोटल पार्टीशन फंक्शन कैसा होगा, पास एंटी सिमेट्रिक होगा। पार्टीशन फंक्शन भी एक टाइप का क्या है आपके पास, वेव फंक्शन की तरह ही है। जो काम वेव फंक्शन क्वांटम केमिस्ट्री में करती है वो सेम काम पार्टीशन फंक्शन यहां पर कर रहा है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो आपके पास अगर मॉलिक्यूल्स फर्मियोन्स हैं तो टोटल फंक्शन कैसा होना चाहिए, आपके पास एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर आपके पास मॉलिक्यूल बोसॉन्स हैं तो आपके पास टोटल फंक्शन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू अगर हाफ इंटीग्रल है तो वो मॉलिक्यूल्स फर्मियोन्स है। अगर वो फर्मियोन है तो आपके पास टोटल फंक्शन कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर आपके आई की वैल्यू इंटीजर के अंदर है तो वो बोसॉन्स है। अगर वो बोसॉन है तो आपके पास टोटल वेव फंक्शन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ये बातें अब आपको पता है। तो आपको पता है कि जो आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसकी आई की वैल्यू क्या है, 1/2 है, यानी कि क्या है, हाफ इंटीग्रल, यानी कि क्या है, फर्मियोन्स है। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो साइड टोटल है वो कैसा होना चाहिए, आपके पास एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। टोटल फंक्शन आपके पास कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। अब टोटल फंक्शन के अंदर क्या क्या आपके पास, टोटल फंक्शन आपको लिखना है तो आपको यहां पर 2 पार्ट लिखने पड़ेंगे। पहला पार्ट क्या, स्पेस वाला पार्ट जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। दूसरा आप लोग क्या पढ़ोगे कि उसकी रोटेशनल स्टेट क्या है, क्या वो ऑर्थो है या फिर वो पैरो है। आपको 2 चीज लिखनी है, आपके स्पेस वाला पार्ट लिखना है, आपको क्या लिखना है, रोटेशनल स्टेट वाला पार्ट लिखना है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका टोटल फंक्शन, जो टोटल फंक्शन है ये कैसा है आपके पास, एंटी सिमेट्रिक है। अगर टोटल वेव फंक्शन आपका एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए तो उस केस के अंदर आपका स्पेस या फिर रोटेशनल स्टेट के अंदर से एक ना एक चीज तो आपकी एंटी सिमेट्रिक होगी और दूसरी चीज आपकी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि जो आपका एंटी सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है।
अगर आपको दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर कर नेगेटिव चाहिए तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर आप लोग पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आएगा, या फिर आप लोग क्या कर लो, पहली वाली टर्म को नेगेटिव कर दो और दूसरी वाली क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव भी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव भी क्या है, आपके पास नेगेटिव है। आपको टोटल वेव फंक्शन कैसा चाहिए, एंटी सिमेट्रिक चाहिए। अगर टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक चाहिए तो आपको पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करना पड़ेगा, या तो आपका स्पेस वाला पार्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव यानी कि सिमेट्रिक हो जाए, और रोटेशन वाला पार्ट कैसा हो जाए, नेगेटिव यानी कि एंटी सिमेट्रिक हो जाए, तब भी आपका टोटल जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। या फिर स्पेस वाला पार्ट आपका कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए यानी कि एंटी सिमेट्रिक हो जाए, और आपका जो रोटेशन वाला पार्ट है वो कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए यानी कि वो सिमेट्रिक हो जाए। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाने के आप लोग कौन कौन से कॉम्बिनेशन को ले सकते हो। आपको पता है कि जो आपकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बीटा से, जो आपका फंक्शन है उसको आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो मान लो साई से। ये साई क्या बता रहा है आपको, साई बता रहा है स्पेस वाला पार्ट। आप कह रहे हो कि जो आपका साई टोटल है उसके अंदर आपके पास स्पेस वाला पार्ट है और आपके पास क्या है, आपके पास न्यूक्लियर वाला पार्ट है, यानी कि ये भी क्या हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है और आपके पास एंटी सिमेट्रिकल हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हो कि आपके पास जो टोटल यहाँ पर है, ये जो टोटल है ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो तो या तो आपके पास स्पेस वाला पार्ट जो है ये सिमेट्रिक हो जाए और आपके पास जो बीटा वाला पार्ट है क्या हो जाए, एंटी सिमेट्रिक हो जाए, क्योंकि सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, आपके पास एंटी सिमेट्रिक ही हो जाएगा। सिमेट्रिक मतलब पॉजिटिव, एंटी मतलब क्या, नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब क्या, एंटी सिमेट्रिक। अगर टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए तो या तो आप लोग स्पेस वाले पार्ट को आप लोग क्या कर दो, एंटी सिमेट्रिक कर दो, या फिर रोटेशन वाले पार्ट को एंटी सिमेट्रिक कर दो। या तो साई एस इंटू बीटा ए कर दो या फिर साई ए इंटू बीटा एस कर दो। दोनों ही ऑप्शन क्या है, दोनों ही कॉम्बिनेशन आपके ठीक है। वो दोनों कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। या तो आप लोग स्पेस वाले पार्ट को सिमेट्रिक लेके रोटेशन वाले पार्ट को क्या ले लो, एंटी सिमेट्रिक ले लो, या फिर स्पेस वाले पार्ट को एंटी सिमेट्रिक लेके रोटेशन वाले पार्ट को क्या ले लो, सिमेट्रिक ले लो। ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके पास ठीक ठाक यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब कैसा आपके पास यहाँ पर, कब यहाँ पर ऑर्थो आएगा, कब यहाँ पर पैरा आएगा, वो चीज़ आपको बताएगी टर्म सिंबल। ये आप लोग समझ गए इस न्यूक्लियस वाले पार्ट से, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गए हो कि टोटल आपके पास क्या होने वाला है, एंटी सिमेट्रिक होने वाला है। अब देखते हैं कि टर्म सिंबल का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको टर्म सिंबल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास जो H2 मॉलिक्यूल है उसका टर्म सिंबल होता है सिग्मा ऑफ G इंटू में प्लस, ये क्या होता है, उसका टर्म सिंबल होता है। तो इस टर्म सिंबल में एक प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है। G का मतलब भी क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने कहा था जेड मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इवन। तो ये भी क्या हुआ है आपके पास, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या निकल कर आएगा आपके पास, पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। और पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, पॉजिटिव, सिमेट्रिक, इवन, आपके पास सेम टाइप का कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब जो इवन वाला है वो कैसा जाएगा, सिमेट्रिक जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इवन है, और इवन का मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। यानी कि अगर आपका पॉजिटिव निकल कर आया तो यानी कि जो आपका इवन जे है वो आपका सिमेट्रिकल के साथ जाएगा। अगर आपका इवन जे सिमेट्रिकल में जा रहा है तो आपका ऑड जे कहां जाएगा, एंटी सिमेट्रिकल के अंदर जाएगा। ये चीज आप लोग समझे हो इस टर्म सिंबल का यूज करके 1 सिग्मा G प्लस। इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो टर्म सिंबल है इस केस में क्या था, 1 सिग्मा G प्लस था। G का मतलब क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आप कह रहे हो कि पॉजिटिव दो टाइप से हो सकता है, या तो मेरे स्पेस वाले पार्ट का सिमेट्रिक रहे और मेरे जो रोटेशन वाला पार्ट है वो भी क्या रह जाए, सिमेट्रिक हो जाए। क्योंकि आपका पॉजिटिव टोटल करना है तो यहां पर क्या कर दिया, आपका जो सिमेट्रिक वाला पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो और जे वाला पार्ट क्या है वो भी आपके पास क्या हो, पॉजिटिव हो। या फिर आप लोग कह रहे हो पॉजिटिव तो आपका आ सकता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके भी आपका क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। यहां पर मैंने पॉजिटिव को क्या बोल दिया, इवन बोल दिया। मैंने कहा था सिमेट्रिक, जीरेड, पॉजिटिव, इवन सेम टाइप के कैरेक्टर होते हैं। इसका मतलब जो आपका इवन जे है, जो आपका इवन जे है वो यहां पर क्या है, सिमेट्रिक, यानी कि साई सिमेट्रिकल के साथ है। जो आपका इवन जे है वो कहां है, साई सिमेट्रिकल के साथ है। और नेगेटिव का क्या करना है, नेगेटिव करने की मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ओड, और यहां पर नेगेटिव मतलब क्या हो गया, साई एंटी सिमेट्रिकल। यानी कि इवन जे के साथ साई सिमेट्रिकल और ओड जे के साथ साई एंटी सिमेट्रिकल। लेकिन हर एक टर्म सिंबल के अंदर आपके पास ये नहीं निकल कर आएगा। मान लीजिए कि आपके पास जो टर्म सिंबल है वो कुछ इस टाइप का दिया होगा, आपको दिया होगा 1 सिग्मा ऑफ G और नेगेटिव। ये आपके पास क्या है, टर्म सिंबल आपको गिवन होगा। तो इसको आप लोग किस तरीके से रीड करोगे, G का मतलब क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव,
पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव आप लोग कैसे ला सकते हो, या तो आप लोग पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप लोग नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि पहला पार्ट क्या सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट क्या एंटी सिमेट्रिक। यहां पर क्या आएगा नेगेटिव का मतलब पहला पार्ट क्या एंटी सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट क्या आपके पास सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक क्या होता है आपके पास, एंटी सिमेट्रिक होता है। यहां पर आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव आने के दो तरीके हैं, सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक से कर दूं या फिर एंटी सिमेट्रिक को सिमेट्रिक से कर दूं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, इवन जे होगा, और एंटी सिमेट्रिक का मतलब आपके पास क्या होगा, साई ए होगा। यानी कि इस केस में जो आपका इवन जे है वो कहां चला गया, एंटी सिमेट्रिक के पास चला गया, और जो आपका ओड जे है वो कहां चला गया पास, साई एस यानी कि सिमेट्रिक वाले के पास चला गया। तो आपका साई सिमेट्रिकल जो है वो इवन के साथ जाएगा या फिर ओड के साथ जाएगा, ये चीज आपको कहां पता चलेगी, ये आपको पता चलेगा जब आप लोग टर्म सिंबल के बारे में जानोगे। अगर आप लोगों को रोटेशन स्टेट लिखनी है तो उस केस के अंदर आप लोग तीन चीजें लिखते हो। पहली लिखते हो आप लोग समेशन लगाते हो 2j + 1 इंटू में क्या लिखते हो, e⁻⁻ bj इंटू में j + 1 अपॉन में kt लिखते हो, और फिर आप लोग यहाँ पर j की वैल्यू लिखते हो 0 1 2 3 आपके पास इस तरह की वैल्यू होती है। तो इनमें से कौन सा j ओड के लिए है, कौन सा j आपके पास जो है वो ऑर्थो के लिए है, और कौन सा j जो आपके पास पैरा के लिए है। तो उसको बताने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले क्या पता होनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यानी कि टर्म सिंबल। वहां से आपको पता चलेगा कि जो आपका इवन जे है वो साई सिमेट्रिकल के पास जा रहा है या फिर साई एंटी सिमेट्रिकल के पास जा रहा है। यानी कि टर्म सिंबल वाले पार्ट से आपको पता चल जाता है कि जो आपका इवन जे है वो स्पेस वाले सिमेट्रिकल से जाएगा या फिर एंटी सिमेट्रिकल से जाएगा। आप कह रहे हो कि टोटल जो फंक्शन है उसके अंदर क्या होगा, आपके पास स्पेस वाला पार्ट होगा और रोटेशन वाला पार्ट होगा, यानी कि बीटा वाला पार्ट होगा। अब ये स्पेस वाला पार्ट कब होगा, यानी कि स्पेस वाला पार्ट किस जे के लिए सिमेट्रिकल होगा, किस जे के लिए एंटी सिमेट्रिकल होगा, ये आपको बताता है टर्म सिंबल। उसके बाद आपने न्यूक्लियर स्पिन से ये देख लिया कि आपका कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा साई और बीटा का। यानी कि अगर यहां पर साई एस है तो यहां पर बीटा ए आएगा या बीटा बी आएगा, ये आपको पता चल गया न्यूक्लियर स्पिन से। जैसे कि आपको ये पता चला था अभी, जैसे कि मान लीजिए आप लोग हाइड्रोजन एटम के लिखना चाहो तो आप लोग उसे कैसे लिखोगे, जो आपका क्यू रोटेशन होता है ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 2j + 1 e⁻⁻ bj इंटू j + 1 अपॉन में kt, और जो j है वो सारे मैंने यहाँ पर कैसे लिए हैं, ओड वाले लिए हैं। ये आपका कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन हो गया फॉर क्यू रोटेशन। ये आप लोगों ने कैसे निकाला, अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, साई इंटू में बीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि जो आपका साई है वो यहाँ पर सिमेट्रिक लिखोगे और यहाँ पर आप लोग एंटी सिमेट्रिक लिखोगे, क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास चार कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जो आपका साई है वो सिमेट्रिक होगा कि एंटी सिमेट्रिक होगा, जो बीटा है वो सिमेट्रिक होगा कि एंटी सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर भी आपके पास चार तरीके के केसेस बन जाएंगे। उन चार केस को समझने के लिए आप लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, आप लोगों ने यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन बनाए थे कि आपको पता था कि अगर आप लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होंगे। अगर आपके पास न्यूक्लियस स्पिन लोगे तो आपके पास आई की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, यानी कि ये क्या है, हाफ इंटीग्रल है। यानी कि मतलब क्या है, ये फर्मियोन्स है। अगर ये फर्मियोन्स है तो आपका साई टोटल क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। और एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, इस केस में आपके पास दो कॉम्बिनेशन बने थे, साई एस बीटा ए और साई ए और बीटा एस। ये आपके पास कॉम्बिनेशन बने थे। बीटा ए का मतलब क्या है, आपके पास पैरा हाइड्रोजन है, एस का मतलब क्या आपके पास ऑर्थो हाइड्रोजन है, ये आपको पता चल गया। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्थो हाइड्रोजन का पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, तो उस केस के अंदर आपके पास इवन जे आएगा या आपके पास ओड जे आएगा। वो आपने कैसे निकाला, उसके लिए आप लोग गए टर्म सिंबल के पास, और टर्म सिंबल में आपने देखा कि आपके पास यहाँ पर क्या है, जी है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। जी मतलब प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव, जी मतलब क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर निकल कर आ गया, इसका मतलब जो इवन जे है वो कैसा जाएगा, साई सिमेट्रिकल के पास जाएगा। जो इवन जे है वो कहाँ जाएगा, साई सिमेट्रिकल के पास जाएगा, और जो ओड जे है वो कहाँ जाएगा, साई एंटी सिमेट्रिकल के पास जाएगा। अगर आपका इवन जे साई सिमेट्रिकल के पास जा रहा है, इस चीज को यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर आपका इवन जे साई सिमेट्रिकल के पास जा रहा है और आपका साई सिमेट्रिकल आपने यहां से देखा अभी कि अगर आप लोग टोटल के लिखते वक्त अगर आप लोग फंक्शन को सिमेट्रिकल लेते हो तो आपके बीटा को क्या होना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। अगर आपका इवन जे यहां पर साई सिमेट्रिकल के पास जा रहा है और आपका साई सिमेट्रिकल बीटा ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इवन जे को लिखते वक्त आप लोग यहां पर पैरा हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, क्योंकि इस केस में जो इवन जे है
वो साई सिमेट्रिकल के साथ जाएगा। और कॉम्बिनेशन को बनाते हुए आपने देखा था कि या तो आपका जब साई जो है, या तो आपके कॉम्बिनेशन क्या थे, आपके पास साई क्या हो जाए, या तो आपके पास साई सिमेट्रिकल रहे, बीटा एंटी सिमेट्रिकल हो जाए, या फिर आपका साई जो है वो एंटी सिमेट्रिक हो जाए और बीटा क्या हो जाए आपके पास सिमेट्रिक हो जाए। लेकिन आपने कहा कि जो इवन जे है अगर वो सिमेट्रिकल के साथ जाएगा तो सिमेट्रिक के साथ तो आपको बीटा ए यानी कि पैरा हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा। यानी कि पैरा हाइड्रोजन के केस के अंदर आप लोग कैसे हाइड्रोजन कैसे जे को लोगे, आप लोग वहां पर इवन जे को लोगे। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास साई जो आपके पास ओड जे है वो कहां जाएंगे, साई एंटी सिमेट्रिकल के पास जाएंगे। और कंडीशन में आपने देखा कि अगर आपके पास साई एंटी सिमेट्रिकल है तो बीटा आपका कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। बीटा सिमेट्रिकल मतलब क्या, आपके पास यहां पर ऑर्थो वाला हाइड्रोजन होगा। यानी कि ऑर्थो हाइड्रोजन कहां जाएंगे, ओड वाले के साथ जाएंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ओड जे ऑर्थो में जाए और इवन जे आपके पास पैरा में जाए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ये चला गया क्योंकि यहां पर आपने देखा कि जो आपके पास इवन जे है वो कहां जा रहा है, सिमेट्रिकल के साथ में जा रहा है। और थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि अगर आपका टर्म सिंबल कुछ अलग दे दे आपको और टर्म सिंबल आपको दे देता है सिग्मा ऑफ जी और नेगेटिव, तो इस केस में आपका जो इवन जे है वो अब साई एंटी सिमेट्रिकल के साथ जा रहा है। तो इस केस के अंदर आपके पास यहां पर बीटा ए आएगा या बीटा एस आएगा, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी उसकी न्यूक्लियर स्पिन। और न्यूक्लियर स्पिन से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टोटल जो आपके पास टोटल फंक्शन है वो आपके पास सिमेट्रिक होना चाहिए या फिर वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। मान लीजिए कि इस मॉलिक्यूल के लिए आपके पास जो न्यूक्लियर स्पिन आपने यूज किया और आपने वहां से देखा कि आपके पास जो टोटल फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, आपके पास सिमेट्रिक आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी आई वैल्यू आपको पता है और आपने आई वैल्यू को यूज करके ये निकाल लिया कि टोटल फंक्शन तो आपके पास कैसा होना चाहिए भाई, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब सिमेट्रिक दो टाइप से हो सकता है, अगर आपका जो फंक्शन है वो भी सिमेट्रिक हो जाए और जो आपका बीटा है वो भी क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव निकल कर आएगा। सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, आपके पास सिमेट्रिक हो जाएगा। या फिर आपका जो फंक्शन है वो भी एंटी सिमेट्रिक हो जाए और जो बीटा है वो भी क्या हो जाए, एंटी सिमेट्रिक हो जाए। यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, आपके पास सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर आपने आई वैल्यू का यूज कर ये बता दिया कि आपका टोटल जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो उसकी कंडीशन आप लोगों ने यहां पर लिख दी। दो कंडीशन आपके सामने निकल कर आ गई है कि जो आपका साई है वो क्या हो जाए, आपके पास साई एस इंटू बीटा एस हो जाए या फिर साई ए इंटू में बीटा ए हो जाए। उसके बाद टर्म सिंबल का यूज किया, नेगेटिव इंटू जी था, यानी कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव था। नेगेटिव बनता है दो कंडीशन से, पॉजिटिव और नेगेटिव कर लो या फिर नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव से मतलब किसका है, आपके पास इवन जे से, और नेगेटिव का मतलब क्या, आपके पास साई ए से। यानी कि इवन जे कहां जाएंगे, साई ए के पास जाएंगे। और अगर आपका साई ए है तो यहां पर आप लोग क्या लगाओगे, बीटा ए को लगाओगे। और बीटा ए का मतलब क्या, आपके पास पैरा है। यानी कि इस केस में पैरा जो हाइड्रोजन है उस केस में आपको जो जे लेवल लेनी पड़ेगी, कैसे लेनी पड़ेगी, इवन लेनी पड़ेगी। यानी कि इस केस के अंदर भी आपका इवन जे पैरा के साथ ही जा रहा है और जो आपका ओड जे है वो आपका ऑर्थो के साथ ही जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग यहां पर मानकर चल लो कि जो आपका आई वैल्यू निकल कर आ रही है मॉलिक्यूल के केस के अंदर, वो आपको बता रही है कि जो आपका टोटल वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर यहां पर इस केस में टोटल वेव फंक्शन क्या कर दूं, एंटी सिमेट्रिक कर देता हूं। अगर मैं इसको एंटी सिमेट्रिक कर दूंगा तो एंटी सिमेट्रिक होने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं कि या तो आपका जो साई है वो आपका पहले एंटी सिमेट्रिक हो जाए और बीटा क्या हो जाए, फिर वो सिमेट्रिक हो जाए। यानी कि अगर यहां पर भी आप लोग एंटी सिमेट्रिक ले लोगे बीटा को तो एंटी सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन टोटल वेव फंक्शन को एंटी सिमेट्रिक ही रखना है। उस केस में अगर आपने साई को एंटी सिमेट्रिक ले लिया तो बीटा को सिमेट्रिक लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने साई को सिमेट्रिक ले लिया तो बीटा को लेना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक लेना पड़ेगा। और इस टर्म सिंबल से आपने देखा है कि इवन जे कहां जाएंगे, साई ए के साथ जाएंगे। इवन जे कहां जाएंगे, साई ए के साथ जाएंगे। और साई ए के साथ क्या है, बीटा एस है, यानी कि क्या है, आपके पास ऑर्थो है। यानी कि इस केस के अंदर इवन जे जो है वो ऑर्थो के पास चला गया और जो ओड जे है वो आपका पैरा के साथ चला गया। तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है कि आपका इवन जे किसके साथ जाएगा, ऑर्थो के साथ या पैरा के साथ। आपका जो ओड जे है वो किसके साथ जाएगा, ऑर्थो के साथ या फिर पैरा के साथ। और ये निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहली क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चाहिए। दूसरी क्या चाहिए, न्यूक्लियर स्पिन चाहिए। न्यूक्लियर स्पिन से आप निकालते हो कि आपका टोटल जो फंक्शन निकल कर आएगा वो सिमेट्रिक होगा या फिर एंटी सिमेट्रिक होगा। एक बार वो बात चल जाए उसके बाद आप लोग क्या करते हो, कंबिनेशन बनाते हो कि आपका जो साई ए है वो बीटा ए के साथ जाएगा, बीटा एस के साथ जाएगा। जो आपका साई एस है वो आपका बीटा ए के साथ जाएगा, फिर बीटा एस के साथ जाएगा। कंबिनेशन एक बार बन गया, उसके बाद आप लोग कहां जाते हो, टर्म सिंबल के ऊपर जाते हो।
टर्म सिंबल से आप लोग निकालते हो कि जो आपका E1 जे है वो साई ए के साथ जाएगा या फिर वो साई एस के साथ जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग अपना ऑर्थो और पैरा को भी डिसाइड कर लेते हो। तो इस तरीके से आप लोग चेक करते हो कि जो आपका क्यू रोटेशन अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे कि मैंने लिखा था हाइड्रोजन केस के अंदर जो आपका क्यू रोटेशन है, उस केस में जो आपकी जे की वैल्यू क्या लोगे आप लोग यहाँ पर ओड लोगे, और पैरा के लिए आप लोग क्या ले लोगे यहाँ पर वैल्यू क्या ले लोगे यहाँ पर E1 ले लोगे। तो हाइड्रोजन के लिए तो याद कर सकते हो कि ओड के साथ में क्या है, ओड है, ओड H2 के साथ क्या है, ओड वैल्यूज है, पैरा के साथ क्या है आपके पास E1 है। तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया, जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई अब तक उसकी कोई भी काम आपके नहीं आने वाली, लेकिन अगर मॉलिक्यूल कोई और आ गया तो आपको प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा और उसी तरीके से आप लोग निकालोगे कि आपका जो क्यू रोटेशन है ऑर्थो के लिए क्या होगा, जे की वैल्यू क्या होगी और पैरा के लिए जे की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो आज क्लास में मैंने आपको बताया कि आपका जो H2 मॉलिक्यूल है उसका क्यू रोटेशन ऑर्थो के लिए क्या है और उसका क्यू रोटेशन पैरा के लिए क्या है। आप ट्राई कीजिए कि आपका जो N2 है उसके लिए क्यू रोटेशन ऑर्थो क्या होगा और क्यू रोटेशन पैरा क्या होगा, यानी कि ऑर्थो को लिखते वक्त जे आपके पास E1 होंगे या फिर आपके पास जे ओड होंगे, या फिर क्यू रोटेशन पैरा को लिखते वक्त आपके पास जो जे है वो ओड होंगे या फिर E1 होंगे। ये चीज़ आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको टर्म सिंबल की जरूरत पड़ेगी और आपको आई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप लोग रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो। आप लोग N2 का टर्म सिंबल निकालिए, N2 के लिए आई वैल्यू को ढूंढिए, उसके बाद क्यू रोटेशन ऑर्थो के लिखना और क्यू रोटेशन पैरा के लिखना। इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर और दोबारा भी आने के चांसेस है। तो रोटेशन पार्टीशन फंक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। दोनों ही टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, दोनों टॉपिक से मैं आपको कंबाइन करके क्वेश्चन बता दूंगा जो जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, काफी ज्यादा समझने का था आज का लेक्चर, एंड आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते हुए घंटी जरूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।